हाँ बेटा, आज अपने किरण प्रकाशी खत्म हो गई थी, तरंग प्रकाशी की स्टार्ट कर रहे हैं। माई सेल्फ एम ए सर, मोहित अग्रवाल सर, ठीक है। तरंग प्रकाशी की स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तरंग प्रकाशी की में अपने को 3 भाग पढ़ने बेटा। एक पढ़ना व्यतिकरण, एक पढ़ना विवर्तन और एक पढ़ना ध्रुवण। इन तीनों में हमने तरंग को क्या माना बेटा, सॉरी प्रकाश को क्या माना, तरंग, ठीक है। वैसे तरंग की, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंग व कणीय है। याद है कणीय प्रकृति के बारे में आइंस्टीन ने समझाया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव को अगर समझना है आपको, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझना है तो आपको प्रकाश को कण मानना पड़ेगा, वहां तरंग मानते ही गड़बड़ है। क्लियर है? तो यहां पे प्रकाश की अपने को क्या लेनी है इसमें, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कणीय प्रकृति मानी जाएगी, ठीक है। और अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें तरंग प्रकाश की में प्रकाश को तरंग लेंगे, नहीं तो आप व्यतिकरण समझा नहीं पाओगे, ठीक है। व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन तीनों समझाने अपने को, समझ गए। हालांकि व्यतिकरण, हालांकि चलो व्यतिकरण अपन देखते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती, क्या होती है, प्रकाश की, लिख लेते हैं उसको, है ना, द्वैत, फिर आगे बात, द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंग एवं कणीय, तरंग एवं कणीय, ठीक है। अब देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश कणीय में फोटोन, है ना, हमने ऊर्जा बंडल, हमने क्या माना, प्रकाश एक ऊर्जा बंडलों के रूप में आ रहा है। कणीय प्रकृति में हम क्या मानते हैं, प्रकाश, इसमें प्रकाश तरंग, तरंग प्रकृति है, रुकना हो, तरंग प्रकृति, इसके अनुसार, इसके अनुसार, अनुसार प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश तरंग के रूप में, तरंग के रूप में सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, इसके अनुसार प्रकाश स्रोत, प्रकाश तरंग के रूप में सभी दिशाओं में एक समान रूप से, एक समान रूप से, तरंग स्रोत एक समान रूप से सभी दिशाओं में एक समान रूप से प्रकाश तरंग के रूप में, तरंगों के रूप में उत्पन्न करता है, तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न करता है, तरंगों के रूप में उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, प्रकाश स्रोत जो इसके अनुसार प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में एक समान रूप से प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न करता है। पार्शियलिटी नहीं करता, इधर ज्यादा कर दूं इधर कम कर दूं, नहीं, सभी दिशाओं में समान, ठीक है। अच्छा, प्रकाश विद्युत, सॉरी, व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण की व्याख्या, की व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा, तरंग प्रकृति द्वारा की जा सकती है, द्वारा ही की जा सकती है। इन तीनों की व्याख्या अगर करनी है आपको, व्यतिकरण, ध्रुवण वगैरह, तो प्रकाश को तरंग मानना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आपने वहां पे कणी मान ली तो आपके आंसर ही उल्टे पुल्टे, मतलब आएंगे ही नहीं, क्योंकि व्यतिकरण होने के लिए तरंग मानना पड़ेगा, तभी तो संपोषी विनाशी होगा। क्लियर है? आगे आजा, कणीय प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति, कणीय प्रकृति द्वारा, या यूं पहले तो लिखो कैसे, इसके अनुसार, पहले वो रामायण लिखो, इसके अनुसार, इसके अनुसार प्रकाश स्रोत, स्रोत प्रकाश ऊर्जा बंडलों के रूप में, ऊर्जा बंडलों के रूप में उत्पन्न करता है, जिसे फोटोन कहते हैं, जिसे
फोटोन कहते हैं, ठीक है, जिसे फोटोन कहते हैं, है ना। फोटोन ऐसा बना है, ठीक है, वह बंडल की ऊर्जा, बंडल की ऊर्जा, हर बंडल की ऊर्जा निश्चित होती है, बंडल की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, समझ गए इस सूत्र से। वो बंडल की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, जो कि न्यू या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, समझ गए। तो हर बंडल बंडलों के रूप में उत्पन्न करता है। अच्छा, आप कौन से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, कणीय प्रकृति द्वारा, कणीय प्रकृति द्वारा की जाती है, समझ गए, कणीय प्रकृति द्वारा की जाती है। तो प्रकाश विद्युत के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए अपने को प्रकाश को कणीय प्रकृति लेनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? चलो साहब, तो ये हो गया तरंग एवं कणीय प्रकृति, ठीक है। अब आ जाओ आप आगे कि तरंग में अब अपन ने विद्युत चुंबकीय तरंग मानी, क्या मानी बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी दिखेगी? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र लंबवत तल में गति करते हैं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र। ये तरंग संचरण, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है ना। E क्रॉस बी होना चाहिए ना यार, चुंबकीय क्षेत्र ये बी होगा, है ना। E क्रॉस बी, ए बेटा हर कहीं हर कुछ नहीं बनाना है, ध्यान रखना, इसमें भी नियम होता है, बताता हूं अभी। ये ऑरेंज कलर, ये E है ना, ध्यान रखना बेटा। ये जो मैंने क्यों यहाँ पे E लिख के हटाया बताता हूं। E क्रॉस बी की दिशा तरंग संचरण की दिशा होती है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा की जो दिशा होती है बेटा वो ये होती है, क्या? तरंग संचरण की दिशा E क्रॉस बी, है ना। E और B का क्रॉस गुणन कर ले भाई, E क्रॉस बी से तरंग संचरण की दिशा आएगी। क्लियर है क्या? ये समझ गए। ये सब आप विद्युत चुंबकीय तरंग में डिटेल में पढ़ोगे। अभी मेरा मैटर ये नहीं है, बस मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे को तरंग के रूप में गमन करता है तरंग प्रकृति में। और अभी हमारे को मेन तरंग प्रकृति पढ़नी है। कणीय प्रकृति आप प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ोगे, मेरा इससे भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब इससे तरंग प्रकृति, और मेरे को ये चीज है समझानी, व्यतिकरण विवर्तन। ये जब अपन और पढ़ लेंगे तो आपको साफ साफ पता पड़ जाएगा कि अगर हम तरंग नहीं मानेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। व्यतिकरण के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर अगले में ध्रुवण भी। तो आ जाओ, तो प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है। ये तरंग प्रकृति की बात है। अब देखो बेटा, तरंग प्रकृति की जब बात हुई है, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, तो एक तरंग वो होता है तरंगाग्र, ठीक है। तो एक परिभाषा आएगी तरंगाग्र, है ना, तरंगाग्र। अच्छा, उससे पहले थोड़ा बेसिक समझा देता हूं मैं, है ना। तरंगाग्र अपन लिखना में तो मैं लिखा दूंगा, पर वो थ्योरी तब समझ में आएगी जब बेटा अपना बेसिक क्लियर होगा। देखो इधर सुनना, जैसे ही अपना क्या है बेटा, देखो अब तरंग क्या है? प्रकाश तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो नजर तो आ नहीं रही है, और नजर नहीं आ रही तो फील नहीं आती है। वो फील लेने के लिए अपन यहाँ आते हैं। जैसे ये पानी है, क्या है बेटा? ये समंदर में पानी है। अब यहां मैंने एक पत्थर गिराया, क्या गिराया बेटा? एक पत्थर गिराया। पानी के अंदर जैसे मैंने एक पत्थर गिराया, डिस्टर्बेंस पैदा हुए, ये देखो, है ना, चारों तरफ डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है। जैसे पत्थर गिरा, ये डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है सब तरफ। जैसे डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, सुनना ध्यान से, जहां पत्थर गिराया, समझना, मैंने यहां पत्थर गिराया जैसे, तो मैं बोलूं सब तरफ तरंग एक समान रूप से समान वेग, एक होता तरंग वेग, क्या होता बेटा? तरंग वेग। तो सब तरफ तरंग समान वेग से गति करेगी। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में 3 × 10⁸ से गति करती है। तो क्या मैं बोल दूं, जैसे यहां तरंग स्टार्ट हुई, इधर देखो, जैसे यहां तरंग स्टार्ट हुई, मैं बोल दूं इधर 10 मीटर दूर ए पॉइंट है, इधर 10 मीटर दूर बी पॉइंट है, इधर सी पॉइंट है, इधर डी पॉइंट है, इधर ई पॉइंट है। क्या मैं बोल दूं ये 10-10 मीटर दूरी पे जितने भी पॉइंट है, यहां पे तरंग एक साथ पहुंचेगी?
मान लो तरंग का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो क्या मैं बोल दूं यहां से उत्पन्न हुआ हुआ एसएचएम, तरंग क्या होती है, एसएचएम का आगे बढ़ना माध्यम में, मैं बोल दूं 1 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा, और जब वो एसएचएम यहां पहुंचेगा तो मैं बोल दूं वो ये ऊपर उठना चालू होगा कण, ऐसे ये वाला कण भी ऊपर उठना चालू होगा, ऐसे ये वाला कण भी ऊपर उठना चालू होगा, ये भी ऊपर उठना चालू होगा और ये भी ऊपर उठना चालू होगा। तो जैसे ही 1 सेकंड बाद तरंग वहां पहुंचेगी तो सारे कण एक साथ ऊपर उठेंगे। याद है पानी में पत्थर गिराते तो वृत्त बनता है, याद है वृत्त आगे बढ़ता है, तो वो वृत्त क्यों बनता है, क्योंकि जहां पत्थर गिरा वृत्त वाले सारे बिंदु समान दूरी पर होते हैं, वहां तरंग एक साथ पहुंचती है। जहां पत्थर गिरा उससे 10 मीटर दूरी का अगर मैं वृत्त लूं तो वहां पे तरंग एक साथ पहुंचती है, वो सारे पॉइंट एक साथ ऊपर उठते हैं। तो मैं बोल दूं ये सारे पॉइंट एक साथ ऊपर उठेंगे, देखो ये देख, तो ये पत्थर गिरा, ये देख ये तरंग, ये सारे पॉइंट एक साथ ऊपर उठे, ये देख ये है ना, इधर ये है ना, ये इधर ये, तो अब ये जो सारे पॉइंट एक साथ ऊपर उठे, ये अगर मैं इनका वृत्त बनाऊं, इधर देख ये सारे ये वृत्त बनेगा, ये जो पॉइंट, क्यों, क्योंकि इस केंद्र से ये सब बराबर दूरी पर 10-10 मीटर दूरी पे होंगे, तो ये सब एक साथ ऊपर उठेंगे, तो मैं बोल दूं वो वृत्त नजर आएगा। जब एक साथ सारे पॉइंट ऊपर उठेंगे तो वो वृत्त नजर आएगा। क्लियर है क्या? ये तरंगाग्र होता है, समझ गए? तो ये बात है बेटा। अच्छा आप सुनना, तो ये अपने पानी में पत्थर गिराया, सुनना तरंग, अब इधर देख और बातें समझ, पहले सारा बेसिक समझा देता हूं फिर थ्योरी लिखूंगा मैं। अच्छा बेटा मैंने यहां पत्थर गिराया, तो ये तो समझ में आ गया तेरे को वृत्तों के रूप में आगे बढ़ेगी। अरे बोलो, ये वृत्ति रूप में तरंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि जहां पत्थर गिरा वहां से तरंग यूं आगे बढ़ेगी, तो सारे पॉइंट एक साथ ऊपर उठेंगे, तो ये वृत्ति रूप में आगे बढ़ेगी। चलो सर ठीक है, अब इधर देखना, आगे देख। अब जैसे क्या हुआ बेटा कि सुनना ध्यान से हो, जैसे मान लिया मैंने ये एसएचएम है ना 10, ये सेंटीमीटर लिख देना, साइन π/2t है ना, ये एसएचएम है, ठीक है, ये 2πt कर दो। ये एसएचएम है। अब सुनना, ये जैसे मान लो एसएचएम है, मैंने अगर पत्थर गिराया तो बोल दूं जहां पत्थर गिरेगा वहां से एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा, ये जहां पत्थर गिरा वहां से एसएचएम स्टार्ट हो जाएगा, और ये एसएचएम माध्यम में आगे बढ़ेगा क्या, जहां पत्थर गिरा है मैंने वहां से एसएचएम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पत्थर गिरा है, यहां है ना, ये रहा, यहां पत्थर गिरा है ना, तो बोल दूं यहां से एसएचएम स्टार्ट हो गया, सब तरफ जाने लगेंगे। मैं यहां बात करता हूं 2 पॉइंट की, सुनना ध्यान से हो, ए पॉइंट की, बी पॉइंट की। ये पॉइंट है 10 मीटर दूर और ये पॉइंट है 20 मीटर दूर, है ना, और ये एसएचएम माध्यम में 10 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रही है। ये कितने से आगे बढ़ रहे हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तरंग संचरण वेग है। क्या ये? संचरण, तरंग संचरण वेग, तरंग संचरण वेग, वेग। तो मैं बोल दूं यहां पत्थर गिरा है मैंने, तेरी तरफ तरंग 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है, और तेरे से इस जहां पत्थर गिरा वहां से 10 मीटर दूरी पर एक पॉइंट ए है, 20 मीटर दूरी पर बी है। क्या होगा बेटा? क्या मैं बोल दूं मेरे पत्थर गिराते ए एसएचएम करने लगेगा? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि पत्थर मैंने गिराया है यहां, और ए पॉइंट है 10 मीटर दूर, ये ए पॉइंट है, तो यहां पे पत्थर गिरते ही ये एसएचएम थोड़ी करेगा, क्योंकि यहां पे तो कोई तरंग होगी नहीं। जैसे ही पत्थर गिरेगा तो सबसे पहले तो यहां एसएचएम स्टार्ट होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं जहां पत्थर गिरा वहां एसएचएम स्टार्ट हुआ है अभी तो 10 मीटर दूरी पर रखा पानी में पत्ता अभी नहीं हिलेगा। मैंने पत्थर गिराया तो याद है पानी, पूरा पानी स्थिर रहता है, सिर्फ जहां पत्थर गिरा वहां पे डिस्टर्बेंस चालू होते हैं, वहां पर थोड़ा सा विक्षोभ चालू होता है। तो बोलूं जहां पत्थर गिरा वहां पे हलचल पैदा होगी, वो हलचल 10 मीटर दूरी पर 1 सेकंड बाद पहुंचेगी। तो क्या मैं बोल दूं ए बिंदु पर तरंग 1 सेकंड बाद पहुंचेगी, ए बिंदु पर तरंग 1 सेकंड बाद पहुंचेगी। तो जैसे ही यहां पत्थर गिरा, यहां से 1 सेकंड बाद ये एसएचएम चालू करेगा, 1 सेकंड बाद ये एसएचएम स्टार्ट करेगा, तो ए बिंदु एसएचएम करना 1 सेकंड बाद चालू करेगा, 1 सेकंड तक चुपचाप बैठा रहेगा। तो मैं बोल दूं ए का एसएचएम 1 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, तो t बराबर 1 पर स्टार्ट होगा, स्टार्ट। अच्छा, फिर इसका देखा आवर्तकाल, तो एसएचएम की समीकरण ये है, तो इसको 2π/t बराबर ओमेगा कर दूं,
और ओमेगा का मान 2 पाई रखा तो t बराबर 1 सेकंड आ गया। तो बोल दो इसका आवर्तकाल 1 सेकंड है और आवर्तकाल के 4 बराबर इससे होते हैं। अगर इसका आवर्तकाल 1 सेकंड है तो ये 0.25 में राउंड कंप्लीट करेगा। तो बोल दो इसका आवर्तकाल 1 सेकंड है तो ये 1 पर एसएचएम चालू करेगा, 1.25 पर ऊपर पहुंचेगा, 1.5 पर यहाँ आएगा, 1.75 पे यहाँ आएगा और 2 पे वापस यहाँ आएगा। तो बोल दो 1 सेकंड पे राउंड चालू करेगा और 2 में कंप्लीट करेगा, 1 में चालू करेगा, 2 में कंप्लीट, फिर 3 में कंप्लीट, हर 1 सेकंड में राउंड करता रहेगा। तो अब ये 1 सेकंड में चालू करेगा, 2 में कंप्लीट, 3 में कंप्लीट, 4 में कंप्लीट, बस अब ये जिंदगी भर एसएचएम करता रहेगा क्योंकि पत्थर गिराया, मतलब एनर्जी लॉस नहीं लू तो ये तो ए पॉइंट ने 1 सेकंड बाद एसएचएम स्टार्ट करा, क्या मैं बोल दूं उस समय बी भी चालू हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बी पर अभी एसएचएम नहीं पहुंचे, अभी तो एसएचएम यहां तक ही पहुंचे, अब बी पर जाएंगे। तो मैं बोल दूं ए ने टी बराबर 1 पर स्टार्ट करा, अब तरंग भी आगे चल रही है और ये एसएचएम भी कर रहा है। तो मैं बोल दूं अब बी पॉइंट पर तरंग कब पहुंचेगी बेटा? क्योंकि ये 10 मीटर और दूर है, तो मैं बोल दूं 1 सेकंड बाद पहुंच जाएगी। बोलो, तो मैं बोल दूं टी बराबर 2 पर स्टार्ट करेगा ये, इसने t बराबर 1 पर एसएचएम स्टार्ट करा। अब सुनो, ये b है, ए मेरा ये वाला हाथ b है और ये a। तो बोल दूं एक पहले शुरू में ये तेरी घड़ी चल रही है, तेरी घड़ी में 0 से 1 होगा तब तक दोनों शांत। जैसे 1 सेकंड हो जाएगा, ये देख 1.25, 1.5, 1.75, 2, तब तक ये शांत। ये देख ले, ए सिर्फ ये हाथ हिल रहा है, 1 से 2 में सिर्फ ये हाथ हिला है, ये शांत है। फिर जैसे ही 2 सेकंड होंगे, एक बड़ी जबरदस्त बात हो गई, इसका एक चक्कर भी पूरा हो गया और तरंग यहां भी पहुंच गई। इसका एक चक्कर भी पूरा हो गया 2 सेकंड पे, तरंग यहां भी पहुंच गई। अब 2 में ये स्टार्ट करेगा और इसका एक राउंड हो गया, इसका एक चक्कर कंप्लीट। अब देखिए होगा अब दोनों साथ, क्यों? क्योंकि 2 में इसका सेकंड राउंड चालू हो जाएगा। तो मैं बोल दूं इधर देख, ये एक चक्कर कंप्लीट, इसका चालू होगा दूसरा चक्कर ये, और इसका चालू होगा पहला चक्कर ये, इसका चालू होगा पहला चक्कर ये। तो बोल दो इसका तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, दूसरा चालू हो गया ये, और इसका पहला चालू होगा। क्लियर है क्या? तो इसका दूसरा और इसका पहला साथ साथ होगा। तो मैं बोल दूं ए और बी में ए का एक चक्कर होने के बाद बी पर पहुंची, अब दोनों साथ साथ। क्लियर है? अच्छा, आप सुनना, क्या मैं बोल दूं इसका जब आधा राउंड होगा, सुनो, ये 2 वो सबसे करीब वाले बिंदु है। क्या बोला मैंने? ये 2 वो सबसे करीब वाले बिंदु है जो समान कला में आ गए, यानी कि एक जैसा काम करने लग गए। एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद ये इसके साथ हो गया, इसको बोलते हैं समान कला में, दोनों एक जैसा काम करने लगे। नो डाउट ये एक चक्कर आ गया, लेकिन देखने वाले को तो यही लगेगा दोनों साथ है, तो इसको बोलते हैं समान कला। कोई कला में अंतर नहीं है, समझ गए? तो चक्कर हटाने के बाद कला में अंतर देखा जाता है। तो मैं बोल दूं ये दोनों समान कला में एक जैसा काम कर रहे हैं। अब सुन, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये दोनों सबसे करीब वाले बिंदु है जो समान कला में होंगे, इनके बीच में भी तो कोई हो सकता है। नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? बताता हूं, इधर देख, एक और बात समझ, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। मैं बोल दूं इसने जब चक्कर चालू करा t बराबर 1 पर स्टार्ट, तो मैं बोल दूं ये तरंग आगे गई। अब सुनना, मैं बोल दूं 1.25 सेकंड पे यहां पहुंची 1.25 पे, अरे 1 में स्टार्ट करा, 1.25 में यहां पहुंची, तब तक तरंग 2.5 मीटर आगे गई होगी। तो बोल दूं वो 2.5 मीटर वाले ने एसएचएम चालू करा होगा, ये 2.5 मीटर आगे, ये 10 था, ये 12.5 पे पहुंची, इसने चालू करा और ये यहां से नीचे आ रहा होगा। तो कला समान तो हुई नहीं है ना। ये देख, ये ऊपर आ गया, अब ये नीचे आ रहा और ये ऊपर जा रहा है, तो ये तो बड़ा डिस्टर्बेंस है। अच्छा, जब ये आधा राउंड कर लेगा 1.5 पे, तो मैं बोल दूं तरंग 15 पे पहुंच गई, 15 पे आ गई। अब इससे स्टार्ट करा तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। नो डाउट दोनों सब एक जगह माध्य स्थिति पर है, पर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो मैं बोल दूं तो विपरीत कला हो गई एक तरीके से, तो ये भी नहीं बैठेगा। क्या मैं बोल दूं इसका साथ देने वाला वही पॉइंट होगा? क्या मैं बोल दूं इसका साथ देने वाला वही पॉइंट होगा जो इसका चक्कर कंप्लीट होने पर स्टार्ट करे? क्योंकि जब इसका एक चक्कर हो जाएगा मेरे लाल, तब इसका दूसरा चक्कर और इसका पहला चक्कर समान दिशा में हो जाएगा ना। तो मैं बोल दूं किसी भी बिंदु के एक राउंड कंप्लीट होने पर जिसने एसएचएम स्टार्ट किया है, क्योंकि ये सब पहले कर चुके हैं, इसका एक चक्कर नहीं हुआ तभी ये कर चुके हैं, तो ये सब तो डिस्टर्ब है। ये यहां था तब किसी ने चालू करा, कोई यहां था तब इसने, ये नीचे जा रहा था इसने चालू करा, ये सब डिस्टर्ब है। मैं बोल दूं इसका एक चक्कर पूरा होने पर जिसने स्टार्ट करा वो इसके साथ हो गया। तो किसी कण का एक चक्कर पूरा करने पर वेव जितनी आगे बढ़ेगी, किसी कण का एक चक्कर पूरा करने पर वेव जितना आगे बढ़ेगी, वो वाला बिंदु इसके साथ होगा सबसे करीब में।
ये बिंदु सबसे करीब वाला होगा। इस लंबाई को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तुमने छोटी क्लासों में रख लिया दो शृंगों एवं घर्तों के मध्य की दूरी, नहीं, वो फर्जी डेफिनेशन है। शृंगों एवं घर्तों के मध्य की दूरी फर्जी डेफिनेशन है। तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या हो गई? किसी बिंदु के एक एसएचएम का राउंड कंप्लीट करने में तरंग जितना आगे बढ़ी, क्योंकि एक स्पेशल लंबाई है, एक चक्कर पूरा करने में, और एक चक्कर पूरा करने में टी समय लगता है, उतने में तरंग कितना आगे बढ़ेगी? तो बोल दो तरंग संचरण वेग इंटू टी इतना आगे बढ़ेगी। एक चक्कर पूरा होगा वो होगा टी समय, उसमें तरंग कितना आगे बढ़ेगी? तो तरंग संचरण वेग इंटू टी इतना आगे बढ़ेगी। ये लंबाई तरंग दैर्घ्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे तरंग दैर्घ्य की परिभाषा होती है सबसे निकटतम वो बिंदु जो समान कला में हो, के मध्य की दूरी। दो सबसे निकटतम बिंदु जो समान कला में है, के मध्य की दूरी, ये होती है असली परिभाषा। दो सबसे निकटतम बिंदु जो समान कला में है, के मध्य की दूरी। दो सबसे निकटतम बिंदु जो समान कला में है, के मध्य की दूरी। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर v इंटू टी। v हो गया तरंग संचरण वेग, t हो गया आवर्तकाल। समझ गए क्या? तो ये सबसे कला में। चलो आ जाओ। तो ये हो गई सर तरंग दैर्घ्य। अब इधर देख, और समझते अभी, इधर देखना। अभी ये सब मैं लिखाऊंगा, अभी शांति रख, अभी तो बहुत रफली समझा रहा हूं मैं। अच्छा सुनना, जैसे ये अपनी एक है ए, अच्छा ये यहां पे पत्थर गिराया, तो बोल दो ए 10 मीटर दूर है, वही एग्जांपल 10 मीटर दूर है, ये बी 20 मीटर दूर है ना, ये फिर से 10, ये 20 मीटर, ये 10 है, ये 20 है, और ये सी 30 मीटर दूर है, ये सी। यहां मैंने पत्थर गिराया, क्या मैं बोल दूं इसने अभी स्टार्ट करा ऐसे जा? अरे बोलो, ये एक चक्कर पूरा होगा। मैं बोल दूं इसके एक चक्कर पूरा होने पर ये यहां पहुंचा, तो इन दोनों के बीच में कला, ये पथांतर तो लैम्डा हो गया। कलांतर कितना हुआ? ए व बी के मध्य कलांतर, के मध्य कलांतर, बोलो कला का अंतर। सर समान कला में, अरे बेटा समान कला में तो दिखेंगे हमें, है ना, पर मैं बोल दूं ये दो 2 पाई कौन आगे? ए जिसने एक चक्कर पूरा कर लिया और इसका दूसरा और इसका पहला साथ में, तो क्या मैं बोल दूं ये दो पाई कौन चल चुका है? इसने एक चक्कर पूरा कर लिया और साइन का एक चक्कर 2 पाई में, तो मैं बोल दूं कलांतर 2 पाई हो गया। अच्छा मैं बोल दूं लैम्डा पथांतर, ए इन दोनों के पथ में अंतर कितना है? ये पथ में अंतर, ये दूरी कितनी है? डेल एक्स बराबर लैम्डा। तो मैं बोल दूं जब जब लैम्डा का पथांतर होगा, जब जब दो कणों के बीच में लैम्डा का पथांतर होगा, और लैम्डा क्या होता है? एक चक्कर में चली गई दूरी। ए लैम्डा क्या होता है? एक चक्कर में चली गई दूरी। तो जब जब दोनों में लैम्डा का पथांतर होगा, तो मैं बोल दूं एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो कलांतर 2 पाई होगा। तो लैम्डा के पथांतर पर कलांतर डेल फाई बराबर 2 पाई। तो लैम्डा पथांतर पे कलांतर 2 पाई, तो एक के पथांतर पे क्या होगा बोलो? तो लैम्डा पथांतर पर डेल फाई बराबर 2 पाई। एक का पथांतर तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, और अगर डेल एक्स का पथांतर होगा तो कलांतर कितना जाएगा बोलो? तो डेल फाई बराबर 2 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है ये। कैसे आया? लैम्डा की परिभाषा से। तो पथांतर व कलांतर में संबंध होता है। जब जब लैम्डा का पथांतर होगा कलांतर 2 पाई होगा बेटा। जब जब दो तरंगों में लैम्डा का पथांतर होगा कलांतर 2 पाई होगा। एक के पथांतर पे कलांतर 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल एक्स के पथांतर पे कलांतर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। ये पथांतर व कलांतर में संबंध होता है। और वैसे भी मैं तो ये समझ लूंगा, जब जब दो तरंगे लैम्डा दूर है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। लैम्डा की दूरी एक चक्कर पूरा, लैम्डा की दूरी एक चक्कर पूरा, और एक चक्कर मतलब 2 पाई। क्लियर है? लैम्डा बाई 2 की दूरी, दो कणों के बीच में लैम्डा बाई 2 की दूरी है, तो मैं बोल दूं आधा चक्कर हुआ, क्योंकि इसका आधे चक्कर में लैम्डा बाई 2 पहुंच जाएगी, क्योंकि तरंग का वेग तो नियत है। अगर एक चक्कर में लैम्डा दूर पहुंचती है तो आधे में लैम्डा बाई 2 पहुंच जाएगी ना। तो बोल दूं उल्टे हो गए, आधे चक्कर में नीचे जाने लग गया, ऊपर जाने लग गया, तो बोल दूं लैम्डा बाई 2 की दूरी तो पाई का कालांतर। सही बात है, क्योंकि उल्टे जाने लग गए। तो जब जब लैम्डा बाई 2 की दूरी होगी आधा चक्कर हो जाएगा, मतलब पाई का कालांतर हो जाएगा। पाई में आधा चक्कर होता है। लैम्डा बाई 4 की दूरी, लैम्डा बाई 4 की दूरी, यहाँ 4 का भाग लगा दे। कैसे? लैम्डा बाई 4 की दूरी का मतलब क्या हो गया? 1/4 चक्कर, और 1/4 चक्कर में यहाँ पहुंचेगा अप पे, नीचे भी नहीं आएगा, अप पे। तो बोल दूं पाई बाई 2 का कलांतर हो गया। सही बात है, 1/4 चक्कर पाई बाई 2 में। तो जब 1/4 दूरी तो 1/4 चक्कर, और 1/4 चक्कर में पाई बाई 2 होता है, क्योंकि 2 पाई का एक चक्कर होता है। सर ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है बेटा। तो पथांतर कलांतर में संबंध आ गया। लैम्डा में 2 पाई का अंतर आ जाता है। लैम्डा में 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर पूरा हो जाता है। लैम्डा में 2 पाई एक चक्कर पूरा, लैम्डा में 2 पाई एक चक्कर पूरा। सर समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है।
चलो आ जाओ, अभी मैंने एक तरंग गिराई, अभी बेटा कुछ नहीं लिखना, ये सब लिखूंगा मैं भी, शांति रख, पहले समझ तो ला तेरे अंदर। इधर देख, हाँ ये देख, S1 S2 दो जगह पत्थर गिरा है, S1 S2 छोड़ अभी, ये यहाँ पे और यहाँ पे है ना, P और Q दो जगह पत्थर गिरा है और बिल्कुल समान दूरी। ये देख, ए भैया बच्चा, तेरे से मैंने दो समान दूरियों पे पत्थर गिरा है, ये देखिए, ये है ना, ये यहाँ, ये ले दो, क्या बोल दूं, समान दूरी पे पत्थर गिरा और एक जैसे पत्थर एक जैसी ऊंचाई से, एक जैसे पत्थर एक जैसी ऊंचाई से गिरा है, तो बोल दो एक समान तरंगे बनेगी। अरे बोलो, एक जैसी तरंगे संचरित होगी। इधर देख, वही आयाम वही सब कुछ, ये देख। अब सुनना, ये बिंदु है और इससे बराबर दूरी पे पत्थर गिरा है, मान ले 10-10 मीटर दूरी पे गिरा है, मान ले 10-10 मीटर, तो क्या मैं बोल दूं दोनों जगह दोनों तरंगे एक साथ 1 सेकंड बाद पहुंच जाएगी, वही एग्जांपल, तो मैं बोल दूं 1 सेकंड बाद दोनों तरंगे एक साथ पहुंच गई, तो इस बिंदु पर दोनों तरंगे एक साथ पहुंचेगी, ये, और दोनों एक साथ पहुंचते इसको बोलेगी बेटा SHM कर, ये वाली तरंग भी बोलेगी बेटा ऊपर जा, ये वाली तरंग भी बोलेगी बेटा ऊपर जा, तो दोनों एक साथ एक दूसरे का सपोर्ट करेगी, तो दोनों तरंगे एक साथ पहुंच के, तो क्या मैं बोल दूं दोनों के मध्य कलांतर शून्य हो गया, पथांतर शून्य हो गया, दोनों एक साथ पहुंची, पथ में कोई अंतर नहीं है तो कला में कोई अंतर नहीं है, और जब कला में कोई अंतर नहीं है तो मैं बोल दूं ये भी कह रही ऊपर जा, ये भी कह रही ऊपर जा, तो दोनों ऊपर ले जा रही है, तो दोनों के आयाम जुड़ गए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट करा, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो क्या मैं बोल दूं जब पथांतर शून्य या कलांतर 0 होता है तो संपोषी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण, क्लियर है। अब वापिस आ, यहां से 10 मीटर दूरी पर पत्थर गिरा और यहां से 20 मीटर दूरी पे, सुनना रे, ये देख, इधर देख, इस बार मामला डिस्टर्ब है, ये बिंदु है, इससे 10 मीटर दूरी पे पत्थर गिराया और यहां से 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये क्या मैं बोल दूं ये तरंग पहले पहुंच जाएगी, क्या मैं बोल दूं ये 10 ये 20 ये तरंग पहले पहुंच जाएगी, और ये तरंग जब पहुंचेगी तो ये तरंग 10 मीटर दूर होगी, बेटा जी ये तरंग जब पहुंचेगी तो क्या मैं बोल दूं ये तरंग 10 मीटर दूर होगी, ये 10 मीटर दूर होगी, तो ये तरंग जब यहां पहुंचेगी x बिंदु पे तो मैं बोल दूं ये यहां की आप आई होगी, तो मैं बोल दूं ये लैम्डा दूरी होगी, अरे 10 मीटर मतलब लैम्डा और 20 मीटर मतलब 2 लैम्डा है ना रे, ये 20 मीटर मतलब 2 लैम्डा, तो मैं बोल दूं जब ये लैम्डा चलेगी तो ये भी लैम्डा चलेगी क्योंकि तरंग का वेग समान है, एक समान तरंग है, तो मैं बोल दूं लैम्डा दूर हो गई, तो भैया तू पहले पहुंच गई, मैं तेरे से लैम्डा दूर हूं यानी कि 10 मीटर दूर हूं, तू एक चक्कर कर ले मैं आ जाऊंगी क्योंकि लैम्डा का मतलब ही एक चक्कर होता है, तो तेरा एक चक्कर होगा मैं आ जाऊंगी, इधर देख तेरा एक चक्कर होगा इस बिंदु का मैं आ जाऊंगी, तो मैं बोल दूं इसका दूसरा चक्कर और इसका पहला चक्कर साथ में होगा, तो मैं बोल दूं ये भी कहेगा ऊपर उठा, जो पहले पहुंच गया उसने एक चक्कर करा दिया वो भी कहेगा ऊपर उठ और ये भी कहेगा ऊपर उठ, फिर से संपोषी व्यतिकरण। तो क्या मैं बोल दूं जब पथांतर लैम्डा होगा, ये 2 लैम्डा ये लैम्डा, तो पथांतर तो लैम्डा है ना, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो मैं बोल दूं जब पथांतर लैम्डा होगा तो पहली तरंग पहुंच जाएगी, उसके एक चक्कर बाद दूसरी आएगी, तो फिर से संपोषी व्यतिकरण, तो डेल फाई बराबर कितना गया 2 पाई, एक चक्कर पूरा होने के बाद दूसरी तरंग आई तो भी कि संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण, तो संपोषी व्यतिकरण होगा। तो जब पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा, सर 2 लैम्डा कैसे बताता हूं, ये लैम्डा इसको और दूर से छोड़, इधर देख ये लैम्डा इसको 3 लैम्डा दूर से छोड़, अब आ, तो बोल दूं ये पहुंची तो ये लैम्डा चली, तो 2 लैम्डा भी बाकी है, तो बोल दूं एक चक्कर पूरा हो जाएगा ये लैम्डा और चलेगी क्योंकि हर चक्कर में लैम्डा चलेगी, तो इसका एक चक्कर पूरा ये लैम्डा और चल ली, फिर इसका दूसरा चक्कर पूरा फिर लैम्डा और चल ली, तो मैं बोल दूं पहली तरंग के 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे फिर दूसरी तरंग पहुंच जाएगी, तो इसका तीसरा चक्कर और इसका पहला साथ साथ, तो बोल दूं इसका तीसरा चक्कर तो 1 2 इसका तीसरा थर्ड और इसका पहला साथ, तो मैं बोल दूं फिर पथांतर 2 लैम्डा, तो ऐसे करते जाओगे क्या, तो मैं एक जनरलाइज बात लिख दूं, जब पथांतर 0 तो दोनों तरंग साथ पहुंच गई एक दूसरे का साथ देगी, लैम्डा होगा तो इसका एक चक्कर हो जाएगा फिर ये आएगी फिर साथ देगी, 2 लैम्डा में इसके 2 चक्कर हो जाएंगे फिर ये आ जाएगी फिर साथ देगी, तो मैं बोल दूं डैश 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 n लैम्डा या कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 2n पाई, ये तो क्या मैं बोल दूं ये दोनों संपोषी व्यतिकरण की शर्त हो गई, संपोषी व्यतिकरण,
तो संपोषी व्यतिकरण यानी कि एक दूसरे का तरंग साथ कब देगी, जब लेमडा का गुणज हो, पथांतर लेमडा का गुणज हो, पूर्ण गुणज हो, उससे क्या होगा, हमेशा साथ, एक चक्कर पूरा, दो चक्कर पूरा, तीन चक्कर, और चक्कर पूरे हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे का साथ देगी। या कलांतर 2 पाई का पूर्ण गुणज, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ठीक है साहब। सर विनाशी व्यतिकरण कब होगा, इसी में अब देख इधर दूसरा केस देख, ये कोई पॉइंट है, एक तरंग छोड़ी मैंने लेमडा दूरी पे 10 मीटर, ये पी, और इसको 15 मीटर दूरी पे छोड़ी है। अब क्या होगा बोलो, तो क्या मैं बोल दूं एक दूरी है 10 मीटर, एक है 15 मीटर, तो एक तरंग पहुंच गई, तब दूसरी तरंग 5 मीटर दूर है, अरे एक तरंग पहुंची, दूसरी अभी 5 मीटर दूर है, तो क्या मैं बोल दूं पहली तरंग का आधा चक्कर, 5 दूर, 5 मतलब लेमडा बाई 2, ये 5 मतलब लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, ये 10 चल ली, तो जब ये यहां पहुंचेगी तरंग, ये यहां पहुंचेगी, फिर जैसे इसका आधा चक्कर होगा दूसरी तरंग पहुंच जाएगी, तो मैं बोल दूं इसका आधा चक्कर होगा, जैसे ये नीचे जाएगी ये, और ये ऊपर जाएगी, तो मैं बोल दूं पहली तरंग का जैसे ही आधा चक्कर होगा, पहली तरंग का जैसे ही आधा चक्कर होगा दूसरी पहुंचेगी, तो पहली नीचे दूसरी ऊपर, यूं। अरे बोलो, तो बोल दूं ये विनाशी व्यतिकरण होगा। तो जब इधर देख, जब डेल एक्स लेमडा बाई 2, तो मैं बोल दूं आधा चक्कर कलांतर पाई, ये आधा चक्कर लेमडा बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, मैं पहुंच गई, तू लेमडा बाई 2 दूर है, और लेमडा बाई 2 का मतलब आधा चक्कर, फिर ये आ जाएगी टक, तो दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो इसको बोलते हैं विनाश करना, एक दूसरे का विनाश करना। अच्छा सर लेमडा बाई 2 पे ही होगा, नहीं 3 लेमडा बाई 2 पे भी होगा। सर कैसे, समझाओ, बताता हूं। ये देख, ये लेमडा, ये 2.5 लेमडा, मतलब वही 5 लेमडा बाई 2। मैं बोल दूं ये जब पहुंचेगी, ये 2.5 लेमडा है, तो ये लेमडा चलेगी तो ये 1.5 लेमडा बचेगा। अब देख 1.5 लेमडा में क्या होगा, इसका एक चक्कर पूरा, आधा लेमडा बचेगा लेमडा बाई 2, फिर 1.5 चक्कर फिर आ जाएगी, तो मैं बोल दूं जब 3 लेमडा बाई 2 होगा तो 1.5 चक्कर हो जाएगा 3 पाई। फिर बोलो 2.5 लेमडा, ये 3/2 लेमडा, फिर आ जाओ 5 लेमडा बाई 2, ऐसे चलने दो। तो जब 5 लेमडा बाई 2 दूरी होगी, ये देख ये 5 लेमडा बाई 2 की दूरी होगी, तो बोल दो ये पहुंच जाएगी, ये 2.5 लेमडा दूर होगी, एक चक्कर 1.5 लेमडा दूर होगी, 2 चक्कर आधा लेमडा दूर होगी, फिर से 2.5 चक्कर फिर पहुंचेगी। तो मैं बोल दूं जब लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होगा, ये देख 2n-1 लेमडा बाई 2, रखो n बराबर 1, आ गया लेमडा बाई 2, तो ये यहां पे कितना आ जाएगा, है ना 5 पाई, ये। तो जब लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होगा, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज है ना, पथांतर या कलांतर पाई का विषम गुणज होगा, तब विनाशी व्यतिकरण क्या होगा बेटा, विनाशी व्यतिकरण, एक दूसरे को काटेगी, व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, एक दूसरे को काटेगी तरंग, क्योंकि आधा चक्कर तो हमेशा उल्टी चलेगी, क्लियर है। तो लेमडा बाई 2 बचेगा, तो लेमडा बाई 2 का विषम गुणज का मतलब क्या हो गया बेटा, 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, उसमें क्या होता है लेमडा पूरा होने के बाद आधा लेमडा बचेगा हमेशा, 2.5 में आधा बचेगा 2 चक्कर के बाद, 1.5 में आधा बचेगा 1 चक्कर के बाद, 3.5 में आधा बचेगा 3 चक्कर के बाद। तो जब आधा लेमडा बचेगा तो एक दूसरे को काटेगी तरंग, क्लियर है क्या, समझ गए क्या सर, समझ में आ गई ये बातें हैं। तो संपोषी विनाशी व्यतिकरण की क्या होता है, संपोषी विनाशी, समझ में आई। अब इसमें आयामों का क्या होगा, तीव्रता का क्या होगा, वो अपन गणितीय रूप से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, गणितीय रूप से। वैसे पता पड़ रहा है संपोषी में आयाम एक दूसरे का साथ देंगे तो बढ़ेगा, और विनाशी में एक दूसरे को काटेंगे, उल्टी तरंगे मिलेगी तो आयाम घटेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, जुड़ेंगे घटेंगे, पर फिर भी अपन गणितीय रूप से पढ़ेंगे। तो तरंग दैर्घ्य समझ में आ गई क्या होती है तरंग दैर्घ्य की परिभाषा, 2 सबसे निकटतम समान कला वाले बिंदुओं के मध्य की दूरी, 2 सबसे निकटतम समान कला वाले बिंदुओं के मध्य की दूरी, क्लियर है। और वो होती है 1 चक्कर पूरा होने में चली गई दूरी, वो होती है 1 चक्कर पूरा होने में चली गई दूरी, क्लियर है क्या। तो ये तरंग दैर्घ्य समझ में आ गई सर ये बिंदु पद ये सब समझ में आया, चलो आ जाओ। तो अभी अपन ने यहां तक थ्योरी पढ़ी, अब आगे बात करते हैं, है ना। आगे आ जाओ। तो अपन ने क्या क्या थ्योरी में क्या क्या लिख लिया बेटा, कणीय व तरंग प्रकृति लिख लिया, है ना। अब अपन लिखते हैं तरंगाग्र, है ना। तो तरंगाग्र समझ में आ गया क्या, तरंगाग्र क्या होता, जो एक साथ ऊपर उठे थे या एक साथ नीचे बैठे थे, समान कला वाले, तो लिखो तरंगाग्र। अब अपने को लिखने में मजा आएगा, तरंगाग्र, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं वेव फ्रंट, है ना अंग्रेजी में। सभी समान
कला वाले बिंदुओं का समान काले वाले बिंदुओं का सतत बिंदु पथ। पेन नहीं उठना चाहिए। सतत बिंदु पथ, सतत बिंदु पथ, सतत बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। सतत बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है? सब समझ में नहीं है? बताता हूं। याद है अपन ने ए तरंगाग्र कहते हैं। अब बिंदु स्रोत, पहला बिंदु स्रोत लूं मैं, बिंदु स्रोत, याद है बिंदु स्रोत। अब बिंदु स्रोत 3D में या बिंदु स्रोत लूं तो सब तरफ तरंग निकलेगी। जैसे पानी में पत्थर गिराया था तो याद है द्विविम में तरंग निकली थी, वहां त्रिविम में तरंग पानी के बाहर नहीं आ रही थी, द्विविम में तल में चल रही थी तरंग। तो बोल दूं वहां पे वृत्त बन रहा था। ऐसे बिंदु स्रोत लूंगा तो मैं बोल दूं सब तरफ तरंग निकलेगी। ए इधर देख, तो सब तरफ एक गोला बन जाएगा आर त्रिज्या का। ये तो बोल दूं ये तरंग संचरण दिशा होगी, तरंग संचरण। ठीक है? ये तो ये बिंदु स्रोत हो गया। ये ठीक है? तो ये सतत बिंदु, ये देखो, तो ये सतत बिंदु पथ, ये तरंगाग्र होता है। अब समान कला में तो ये भी है, ये दोनों सब साथ, पर ये दोनों मिला नहीं, ये तरंगाग्र हुआ। ये इसको एक तरंगाग्र बोलूंगा, ये दूसरा तरंगाग्र हुआ। ये अच्छा, तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण के लंबवत होता है। ध्यान रखना, तरंग संचरण की दिशा और तरंगाग्र हमेशा लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा वो तरंगाग्र हमेशा लंबवत होते हैं। तो मैं बोल दूं बिंदु स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है? हाँ, बिंदु स्रोत का तरंगाग्र, बिंदु स्रोत ये यहां से आया, बिंदु स्रोत का तरंगाग्र, बिंदु स्रोत का तरंगाग्र, बिंदु स्रोत यही लिख देता हूं यार, ये रामायण। फिर ये बिंदु स्रोत का तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र, ये गोलीय तरंगाग्र, गोलीय। तो ध्यान रखना, बिंदु स्रोत का तरंगाग्र का गोलीय तरंगाग्र। तो बिंदु स्रोत के गोलीय तरंगाग्र होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदु स्रोत की वजह से गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा रेखीय स्रोत, रेखीय स्रोत, रेखीय स्रोत। फिर देखो रेखीय स्रोत, ये रेखीय स्रोत। तो रेखीय स्रोत से भी सभी दिशाओं में तरंग निकलेगी। तो रेखीय स्रोत की वजह से देखो बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? बेलनाकार। सर कैसे बताता हूं, ये देख, जैसे ये 17 तरंग निकलेगी ना यूं, ये 90 डिग्री। क्लियर है? तो तरंग संचरण यूं तो सब तरफ निकलेगी, ये नीचे भी तो निकलेगी, तो बेलनाकार। ये देख रेखीय स्रोत, तो ये पूरा यहां से तरंगें उत्पन्न होगी तो वो सब एक सिलेंडर पे या बेलन पे होगी, और वो बेलन आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो बोल दूं ये रेखीय स्रोत की वजह से क्या निकलेंगे? बेलनाकार तरंगाग्र। क्या होंगे बेटा? रेखीय स्रोत के बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ये रे देखिए, ये बेलनाकार तरंगाग्र। तो रेखीय स्रोत के बेलनाकार तरंगाग्र होंगे। क्लियर है? ये बिंदु पथ। अगला अनंत पर रखा स्रोत एस, अनंत पर एस, अनंत पर स्रोत। तो बोल दो ये रेखा जाएगी, ये तो ये समतल तरंगाग्र होंगे। तो ये समतल तरंगाग्र। समतल है ना, ये तरंग संचरण और ये लंबवत। तो तरंग संचरण की दिशा व समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र परस्पर लंबवत होंगे तरंगाग्र। ठीक है? तरंग संचरण की दिशा व समतल तरंगाग्र परस्पर लंबवत होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। समझ गए? तो ये देखो
अनंत पर रखा है तो समतल तरंगाग्र होंगे, बिंदु स्रोत के गोलीय तरंगाग्र होंगे, और रेखी स्रोत के क्या होंगे बेटा, बेलनाकार तरंगाग्र होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और मैंने सीखी, क्या, तरंग संचरण की दिशा और तरंगाग्र परस्पर लंबवत होते हैं। यहां पे लिखो स्टार मार्कर, इसके नीचे लिखना अपने को, है ना, ये खत्म होने के बाद। तरंग संचरण दिशा, संचरण दिशा तरंगाग्र पर, वह तरंगाग्र, तरंगाग्र परस्पर लंबवत होते, परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग संचरण दिशा व तरंगाग्र परस्पर लंबवत होते हैं, ध्यान रखना। तरंग के चलने की दिशा वो तरंगाग्र परस्पर लंबवत होते हैं। क्लियर है क्या, ये परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। चलो, तो तरंग संचरण दिशा व तरंगाग्र परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो तरंग संचरण दिशा और तरंगाग्र परस्पर लंबवत होते हैं। अब सर ये चीज कैसे काम आएगी, तो तरंगाग्र हो गया समान कला वाले बिंदुओं का सतत बिंदु पथ, पेन नहीं उठना चाहिए। और तरंग संचर बिंदु स्रोत का तरंगाग्र होता है गोलीय, रेखी स्रोत का होता है बेलनाकार, और अनंत पर स्रोत रखा होता है उसका होता है समतलीय। ये अब देखो, ये दो तरंग संचरण दिशा और ये लंबवत होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं सुनना, एग्जाम्पल 1 है ना, ये देखो, वो ये बोलेगा, अब वो क्या करते हैं, किरण प्रकाशिकी में एंटर कर जाते हैं। देख कैसे, वो बोलेंगे एक लेंस है जिस पर समतल तरंगाग्र गिरते हैं, तो पार होने वाले तरंगाग्र कैसे होंगे, ये समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस पर चित्रानुसार समतल तरंगाग्र आपतित होते हैं, आपतित होते हैं, तो अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र कैसे होंगे, ए समतल होंगे, बी ऐसे होंगे, सी ऐसे होंगे, डी ऐसे होंगे। अब देखो, अब बच्चा क्या होता है, तुक्के मारता है या तरंगाग्र पे ही सोच, नहीं, तरंगाग्र से पहले, क्योंकि हम किरण प्रकाशिकी में तरंगाग्र नहीं, रे में इंटरेस्ट लेते हैं, किरण में, है ना। तो मैं बोल दूं इसकी लंबवत, याद है तरंगाग्र के लंबवत, ये तरंग संचरण दिशा हो गई, ए 90 डिग्री पे, तो मैंने इस पर अभिलंब बना दिए, ये तरंग संचरण दिशा हो गई। और ये तरंग संचरण दिशा हो गई तो मैं बोल दूं ये यहाँ पे मिलेगी फोकस पे, ये रहा फोकस, और जैसे ही फोकस पे मिलेगी तो ये तरंग यूं जाएगी आगे वापस। अरे बोलो, तो तरंग यूं ऐसे फोकस पर मिलके और आगे बढ़ेगी। क्या मैं बोल दूं अगर ये तरंग ऐसी बनेगी तो अब इस पे अभिलंबत तरंगाग्र खींचूंगा, तो याद है फिर इसका अभिलंब तरंगाग्र, अगर तेरे को किरण पता है तो अभिलंबत खींच ले, तरंगाग्र होंगे, तरंगाग्र पता है तो अभिलंब खींच ले, किरण होगी, तो किरण और तरंगाग्र लंबवत होते हैं, तो ऐसा दिखेगा। समझ में आ गई क्या, तो किरण प्रकाशिकी और तरंगाग्र में संबंध बना दिया इसने, तो अच्छे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। आ जाए एग्जाम्पल 2, ये देख, अगला तेरे को कह देगा कि ये एक लेंस है जिसकी फोकस f1 बराबर 10 सेंटीमीटर है, और ये दूसरा लेंस है इसकी फोकस f2 बराबर 20 सेंटीमीटर है। अगर यहां पर समतल तरंगाग्र गिरते हैं और तो यहां से पार भी समतल तरंगाग्र होते हैं, तो यदि लेंस 1 पर समतल तरंगाग्र, आप ये समझ आप लिखो नहीं, लेंस 1 पर समतल तरंगाग्र आपतित होते हैं, वह 2 से अपवर्तित तरंगाग्र भी समतल होते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, है ना। चलो लिखना पड़ेगा यार, यदि लेंस 1 पर समतल तरंगाग्र आपतित होते हैं, आपतित होते हैं, वह दोनों लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अंततः
अंततः पुनः समतल तरंगाग्र प्राप्त होते हैं, तरंगाग्र प्राप्त होते हैं है। तो डी बताना, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी बतानी है। तो क्या मैं बोल दूं क्या कि ये देखो यहां से अभिलंब तरंग, ये खींची किरण, तो बोल दूं ये समानांतर किरण है, ये इसके फोकस पे मिलेगी और दूसरे के फोकस से आती हुई लगेगी क्या? ये तो ये इसके फोकस पे मिलेगी, ये F1, और दूसरे के फोकस से आती हुई लगेगी F2, और ये फिर से समानांतर हो जाएगी। बोलो, तो पहले के फोकस में मिलेगी और दूसरे के फोकस से आती हुई लगेगी। तो ये तो D बराबर कितना आ जाएगा? बोलो, D बराबर F1 प्लस F2, और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, तभी तो समतल तरंगाग्र पुनः समतल हो जाएंगे। इसका यार समतल का मतलब किरणें समानांतर, तो समानांतर किरणें और ये भी समानांतर हो जानी चाहिए, तो खुद के फोकस में मिलनी चाहिए और दूसरे के फोकस से आती हुई लगनी चाहिए। तो भैया पहले इसके फोकस में मिलेगी, फिर उसको आती हुई लगेगी अपने फोकस से, तो F1 प्लस F2। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गई ये बात है? बहुत अच्छे, चलो आगे चलो। हाँ, ये तो बात हो गई इसकी। तो सर ये तरंगाग्र और इसमें तरंग में तो संबंध समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया तरंगाग्र, तो बिंदु, गोली, ये वो। अच्छा, अब तरंगाग्र में एक बात और है बेटा, क्या कि देखो आयाम और तीव्रता में संबंध क्या होता है पता ही है ना आपको? अरे बोलो। तो यहां से एक बात और करते हैं अपन कि किसी भी तरंग के लिए तीव्रता, ए बेटा ये आपने 11वीं में वेव मोशन में भी पढ़ा है ना, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे यहां से आई नोट तीव्रता निकली, तो ये आई बराबर क्या हो जाएगी बेटा? सुनना, ये अगर आई नोट तीव्रता, तो मैं बोल दूं ये आर दूरी है, जैसे ये आर, तो यहां पे जो आई होगी बेटा, आई वो गोले में याद है 4πr² पे फैलेगी ऊर्जा। जैसे यहां से P शक्ति उत्पन्न, तीव्रता क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। तो प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा, तो बोल दो आर दूरी पर जो तीव्रता होगी बेटा वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा यहां से निकली है, जैसे इसकी पावर P है, इसकी शक्ति P है, तो बोल दो यहां से प्रति सेकंड P ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है प्रति सेकंड, और वो r दूरी पर जाने पर 4πr² क्षेत्रफल पर फैल जाएगी। देख, अगर और देखना है तो I बराबर हो जाएगा P उत्पन्न शक्ति 1 सेकंड बाद या किसी टाइम बाद 4πr² क्षेत्रफल पर फैल गई, तो मैं बोल दूं I व्युत्क्रमानुपाती r² है। ये तो बोल दो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आई। यहां पे बोलो ये r दूरी पर यहां कितनी होगी? बोलो, तो बोल दो ये I व्युत्क्रमानुपाती r है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो P शक्ति उत्पन्न होगी I बराबर P/2πrl, 2πrl, तो मैं बोल दूं यहां व्युत्क्रमानुपाती r हो जाएगी, I व्युत्क्रमानुपाती r। ये यहां I व्युत्क्रमानुपाती r², यहां I व्युत्क्रमानुपाती r। बोलो I व्युत्क्रमानुपाती r। ये अच्छा, यहां पे आई नियत, क्यों? क्योंकि अब ये समानांतर किरणें हो गई, तो ये ना फैल रही है ना कुछ कर रही है, तो यहाँ आई नियत, तो यहाँ पे तीव्रता नियत हो गई, तो अनंत दूरी पर तीव्रता लगभग नियत हो जाती है। बोलो, ये आई नियत, ठीक है। अच्छा, अब आई और ए में संबंध क्या होता है बेटा? तो अपन ने ये उसमें भी पढ़ा था, यांत्रिक तरंगों में आई और ए में संबंध होता है आई बराबर k² है ना, तो यहां पे भी I बराबर k² होता है, अपने को याद रखना है, ठीक है। तो मैं बोल दूं अगर I बराबर k² होता है, तो यहां से मैं बोल दूं a क्या हो गया? आयाम। तो I बराबर k² होता है, तो a व्युत्क्रमानुपाती r आ गया यहाँ। क्यों? क्योंकि a बराबर √I के समानुपाती होगा, तो मैं बोल दूं a व्युत्क्रमानुपाती r। तो जैसे जैसे किसी स्रोत से तरंग दूर जाती है, वैसे वैसे तीव्रता वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है गोली में, मतलब बिंदु स्रोत में, और आयाम दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता जाता है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ आयाम और तीव्रता दोनों घटती है। तीव्रता वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आयाम व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिंदु स्रोत के लिए। और यहाँ रेखीय स्रोत के लिए a व्युत्क्रमानुपाती √r, a व्युत्क्रमानुपाती √r, I व्युत्क्रमानुपाती r। दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता घटती है और आयाम रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, √r के। चले आगे आगे आ जाओ। यहाँ पे r नियत है ना, ये a नियत, a नियत, ये क्लियर है क्या? ये
समझ गए क्या? तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये सारी बातें आ गई और ये क्वेश्चन हो गया अपने। अब देखो, तो ये तरंगाग्र वाली बात हो गई। अब अपने को क्या बात करनी है बेटा? हाँ, तरंग संचरण ये सारी बात हो गई। हाँ, हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन सिद्धांत, हाइगेन सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें अपने को जितनी काम की बात है वही करेंगे अपन, है ना? इतनी रामायण नहीं लिखेंगे अपने। इसके अनुसार देखो, हाइगेन के इसके अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, एक तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। इसके अनुसार तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जो सभी दिशाओं में एक समान रूप से द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र की भांति व्यवहार करता है, द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जो द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न करता है। समझ गए? ये अपने क्या काम आएगा बता देता हूं। जैसे मैं ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? जैसे मैं YDAC में पढ़ूंगा, एक के दो स्रोत बनाऊंगा। क्या करूंगा बेटा? एक के दो स्रोत बनाऊंगा। ये तो जैसे स्रोत रखा, यहां से तरंग गई, तो एक के दो बनाऊंगा मैं, ना? तो जब एक के दो बनाऊंगा ना मैं स्रोत, ये तो हम कैसे भाई, ये यहां से कैसे बना स्रोत दूसरा? भाई मैंने तो स्रोत यहां रखा था, यहां से तरंग निकली, ये वापस फेल के व्यतिकरण कैसे हुआ? मतलब यहां से किरण सीधी जानी चाहिए थी ना भैया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर होल था तो किरण सीधी जाके यहां टकरानी चाहिए, ये वाली किरण यहां। तुम यहां कैसे बता रहे हो लाइट आ गई? तो उसका कारण यही है कि यहां पे जो तरंगाग्र गिरा, उसमें जो बिंदु थे, उन्होंने नया स्रोत, उन्होंने अपनी नई लाइटें उत्पन्न करना पैदा कर दी, ये यहां पे मिली। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बेसिकली ये बात नहीं है, ये तो समझाने का तरीका है। तो सर होता क्या है बताता हूं, इधर देख। एक्चुअल में होता क्या है बेटा? जैसे स्रोत है, यहां से प्रकाश निकलता है और यहां पे टकरा के किनारों पे मुड़ जाता है। यहां व्यतिकरण, वो विवर्तन होने लगता है, तो यहां पे प्रकाश टकरा के मुड़ जाता है। क्लियर है? तो उस तरंगों के मुड़ने का कारण तो यह है कि यहां प्रकाश के स्रोत का टकरा के फैलना, यह कारण है एक्चुअली। समझ गए? तो यहां प्रकाश स्रोत टकरा के फैलता है, मतलब विवर्तन के कारण ऐसा होता है। पर हम समझाने के लिए ऐसा बोलते थे कि द्वितीयक स्रोत पर स्थित बिंदुओं ने सबने एक नए अपने वो उत्पन्न कर दिए। समझ गए? तो उससे व्यतिकरण समझा पाऊंगा मैं। क्लियर है क्या? ये तो सर ये ठीक है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो अब ये देखो, अब जैसे ये है एक स्रोत है ना, इसका ये तरंगाग्र है। ठीक है, ये अब यहां से क्या है, वापिस से नए तरंगाग्र उत्पन्न हो गए। ये तो अब इनको मैं वापस मिलाऊंगा तो ये फिर से गोला, ये गोला चलता रहेगा। क्लियर है क्या? तो ये सब तरफ इसका वापस, अब यहाँ पे अगर कोई होल बना दिया तो वो यू जाएगा। समझ गए? ठीक है, ये तो ठीक है, अब इसमें ज्यादा रामायण गाने की जरूरत नहीं। तो हाइगेन का सिद्धांत ये है कि द्वितीयक स्रोत पे स्थित, प्राथमिक स्रोत पे स्थित सभी बिंदु नए स्रोत की भांति व्यवहार करके हर दिशा में तरंग उत्पन्न करते हैं, जिनको द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। चले आगे, चलो आ जाओ। तो ये हाइगेन में ज्यादा कोई माथाफोड़ी अपना करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ बेटा। अब अपन पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य माध्यम में दो सबसे निकटतम माध्यम में दो सबसे निकटतम समान कला वाले बिंदुओं के मध्य, माध्यम में दो
सबसे निकटतम समान कला वाले बिंदुओं के मध्य दूरी को तरंगाग्र कहते हैं, को तरंग देरी कहते हैं, को तरंग देरी तरंग देरी कहते हैं। सबसे निकटतम समान कला वाले बिंदुओं के मध्य की दूरी को तरंग देरी कहते हैं। समझ में आ गई क्या? या एक और परिभाषा लिखो, एक एसएचएम के एसएचएम किसी बिंदु तरंग के एक पूर्ण एसएचएम के एक पूर्ण चक्कर में तरंग कण के एसएचएम के एक पूर्ण चक्कर में तरंग द्वारा माध्यम में चली गई दूरी को तरंग देरी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है क्या? तो बोल दो ये लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? v तरंग संचरण वेग इंटू टी, ये होती तरंग देरी है। क्लियर है क्या? यहां से मैं t को 1/ν लिख दूं तो v तरंग बराबर न्यू लैम्डा आ जाएगा। ये संबंध आपका बहुत वेल नोन 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने, v बराबर न्यू लैम्डा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ एक चक्कर होगा और ये जितनी दूरी चलेगा ये तरंग देरी है, ये तो एक चक्कर में चली गई दूरी, ये भी बिंदु। क्लियर है? आ जाओ अब आगे। अच्छा अब सुनना, क्या मैं बोल दूं? तो लैम्डा जब दूरी होगी दो के बीच में तो पथांतर, ये कलांतर यहां लिखो, कलांतर व पथांतर में संबंध, कलांतर व पथांतर में संबंध, कलांतर व पथांतर में संबंध। तो बोल दूं लैम्डा पथांतर पर कलांतर, बोलो कितना होता है? 2 पाई। तो एक के पथांतर पर कलांतर 2 पाई बाय लैम्डा, तो डेल एक्स के पथांतर पर कलांतर डेल फाई बराबर बोलो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। क्या ये होता है पथांतर व कलांतर में संबंध। क्लियर है क्या? ये आ गया पथांतर व कलांतर में संबंध, ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। क्लियर है क्या? ये पथांतर व कलांतर में संबंध आ गया। बोलो, सब समझा दिया मैंने? शुरू में आओ वापस। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कणीय तरंग से अपन किस की व्याख्या करेंगे? तो तरंग प्रकृति से हम व्याख्या करेंगे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की, जो हमें पढ़ना है। कणीय प्रकृति में प्रकाश विद्युत प्रभाव जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अच्छा, तरंगाग्र, सभी समान कला वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, सतत बिंदुपथ तरंगाग्र होता है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे से पूछूं एक ही तरंगाग्र पर स्थित एक क्वेश्चन देख, इसमें क्वेश्चन लिख, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख, एक ही स्टार मार करके लिखे, एक ही तरंगाग्र पर स्थित दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं, कोई भी ले ले, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर, बोलो कितना होगा? डेल फाई बराबर 0। कोई कलांतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि परिभाषा यही है, समान कला वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। तो जब कला ही समान है तो पता कलांतर 0 आएगा। क्लियर है क्या? तो कलांतर 0 होता है। फिर तरंगाग्र से किरण प्रकाशिकी में चले गए, ये लेंसों वाले क्वेश्चन करे, इसमें और भी क्वेश्चन करते रहो आप। हाइगेन सिद्धांत हमारे ज्यादा काम करनी है, हमने समझ लिया जो काम की बात थी वो। तरंग देरी की परिभाषा देखी, तरंग देरी की परिभाषा से कलांतर पथांतर में संबंध बना लिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संबंध इज दिस। ठीक है, अब आगे आ जाओ, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, है ना? 2-3 तो पहले हो गए थे। एग्जाम्पल 4, यदि दो बिंदुओं के मध्य पथांतर पहला λ/6, सेकेंड λ/4, थर्ड λ/3, फोर्थ λ/2, फिफ्थ लैम्डा है, तो
डेल फाई इजिकल टू ये खूब काम आएगा मेरे। देख मेरी बात सुन, मेरे को पेपर पे हमेशा पथ का अंतर दिखेगा, मुझे हमेशा क्वेश्चनों में पथ का अंतर दिया होगा, लेकिन मेरे सूत्रों में सब में कला का अंतर चाहिएगा। तो पथांतर व कलांतर का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिख दूं मैं सॉल्यूशन में डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। आ जाए यहां से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू, पहला क्वेश्चन बोलो फर्स्ट, तो डेल फाई बराबर कितना आ जाएगा बोलो फर्स्ट में लैम्डा बाई 6, काटा पीटी करी तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 डेल फाई। हाँ सेकेंड डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4 पाई बाई 2। थर्ड डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3 2 पाई बाई 3। ठीक है। फोर्थ डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये पाई बाई 3 पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई, और यहां से लैम्डा पे तो पाई आई 2 पाई आई जाएगा। डेल फाई बराबर बोलो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, कितना गया 2 पाई, तो एक आ गया 2 पाई, एक आ गया 2 पाई बाई 3 है। तो पता कुछ नहीं है, लैम्डा पे 2 पाई होता है, लैम्डा बाई 4 2 पाई बाई 4, लैम्डा बाई 2 पाई बाई 2, लैम्डा बाई 3 2 पाई बाई 3, लैम्डा बाई 6 2 पाई बाई 6, कुछ नहीं है, बस डिवाइड करते जाओ उस नंबर का। क्लियर है क्या? तो बहुत आसान है सर, पथांतर कलांतर में संबंध ये तो सर हम निकाल लेंगे। अब अपने को बात करनी है, ये तो हो गया ये सारा बेसिक हो गया। अब अपने को बात करनी है व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण। अब अपन व्यतिकरण क्या होता है और उसका गणितीय विश्लेषण देखेंगे। क्लियर है क्या? तो व्यतिकरण में उसका गणितीय विश्लेषण बेटा देखेंगे अगले टर्न पर। ठीक है बेटा, चलो। हाँ बेटा, व्यतिकरण अभी अपन ने क्या पढ़ लिया था लास्ट टर्न पे? अपन ने पढ़ लिया था क्या कि हाइगेनबर्ग सिद्धांत क्या है, तरंग देरी क्या होती है, तरंगाग्र क्या होता है ना, बिंदु स्रोत के तरंगाग्र कैसे होते हैं, रेखी के कैसे होते हैं, अनंत पर रखे स्रोत के कैसे होते हैं। तो ये सारी बातें पढ़ी, कलांतर पदांतर में संबंध पढ़ा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है बेटा? तो एक या एक से अधिक, एक या मतलब 2 या 2 से अधिक तरंगें अध्यारोपित होगी। जैसे किसी बिंदु पर 2 या 2 से अधिक तरंगें अध्यारोपित हो गई, तो जब वो अध्यारोपित होगी तो पहले जो ऊर्जाएं मिल रही थी वहां, या पहले जो प्रकाश मिल रहा था उससे वितरण बदल जाएगा। तो पहले जो ऊर्जा वितरण था उससे ऊर्जा वितरण बदल जाएगा। तो एक माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगे, इधर देख क्या लिखा है व्यतिकरण में, माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपित होने पर दोनों तरंगे आगे मिली, तो कहीं पर तो दोनों देख, जैसे मैंने याद है बताया था तेरे को, दोनों को लैम्डा लैम्डा दूरी पर छोड़ू तो दोनों एक दूसरे का साथ देगी। तो इस बिंदु पे दोनों ने एक दूसरे का साथ दे दिया, लेकिन उस बिंदु पे बात करो तो ये तरंग जल्दी पहुंच जाएगी, ये लेट पहुंचेगी। तो हो सकता है इसका एक चक्कर हो जाए और फिर ये पहुंचे तो फिर साथ दे दिया, या आधा चक्कर हो जाए और फिर पहुंचे तो एक दूसरे को काट दिया। सब सिखा चुका हूं। तो बोल दूं ऊर्जा कहीं पर अधिकतम हो जाएगी, कहीं पर न्यूनतम। तो 2 तरंगें जब अध्यारोपित होगी तो कहीं ऊर्जा बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है, कहीं का है ना, तो ऊर्जा का असमान रूप से पुनर्वितरण हो जाता है। तो 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपित होने पर ऊर्जा का असमान रूप से पुनर्वितरण की प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। असमान ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, ऊर्जा पुनर्वितरित हो जाती है और असमान, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। जिन बिंदुओं पर ऊर्जा अधिकतम होती है उन्हें, है ना, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदु, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदु कहते हैं। तो कहीं ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, कहीं कम। अच्छा, व्यतिकरण प्रारूप में प्राप्त तीव्रता है। व्यतिकरण जैसे यहां मिल गई, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कितनी, तो व्यतिकरण प्रारूप में प्राप्त तीव्रता है जब समय के साथ नियत रहे। ध्यान रखना, बदलनी नहीं चाहिए। जैसे यहां पर अधिकतम है तो यहां अधिकतम ही रहे, यहां 0 है तो यहां 0 ही रहे, समय के साथ नहीं बदले। क्यों नहीं, कभी अधिकतम कभी न्यूनतम कभी नहीं, अधिकतम तो अधिकतम, न्यूनतम तो न्यूनतम, बीच की तो बीच की, जो भी है। तो परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तन ना हो तो इसको बोलते हैं स्थायी व्यतिकरण प्रारूप। क्या बोलते हैं इसको? स्थायी व्यतिकरण प्रारूप। अब स्थायी व्यतिकरण प्रारूप कब प्राप्त होगा, कब ऐसा होगा? तो मैं बोल दूं, अगर दोनों तरंगे एक दूसरे का साथ दे रही है तो समय के साथ साथ ही देती रहे। और ऐसा होता है कला संबंध स्रोत में। किसमें होता है? कला संबंध स्रोत। पहले समझते कला संबंध स्रोत होते क्या है। तो पहले बता, व्यतिकरण समझ में आया? 2 या 2 से अधिक तरंगों का किसी क्षेत्र में अध्यारोपित होकर
ऊर्जा का पुनर्वितरण होने की प्रक्रिया, ऊर्जा के पुनर्वितरण होने की प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, कला संबंध स्रोत क्या हो गया? दो स्रोत के मध्य कलांतर यदि समय के साथ अपरिवर्तित रहे, दो स्रोतों के मध्य कलांतर यदि समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कला संबंध स्रोत कहते हैं। यानी कि समय के साथ कलांतर न बदले, ये कला संबंध स्रोत हो गए। क्या हो गया? ये कला संबंध स्रोत। क्या हो गई? कला संबंध स्रोत। अब कला संबंध स्रोत के लिए क्या है? दोनों स्रोत से उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। कला संबंध स्रोत के लिए क्या जरूरी है? तो दो स्रोत कला संबंध तब होंगे जब इनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान हो। सर ऐसा क्यों? अभी समझाऊंगा मैं। स्रोतों की आवृत्ति समान हो, वह स्रोतों से उत्पन्न तरंगों में प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। दोनों बातें समझाता हूं, सुनना बहुत ध्यान से, समझना बेटा। कला संबंध स्रोत जैसे ये बिंदु है, इधर सुनना ध्यान से, ये बिंदु है यहां पे, दोनों से मैं, इस बिंदु से मैं दो तरंगे 10-10 मीटर दूरी पर उत्पन्न कर रहा हूं। दो अलग अलग स्रोत है 10-10 मीटर दूरी पे। क्या मैं बोल दूं दोनों दूरियां बराबर है? हाँ सर। क्या मैं बोल दूं दोनों तरंग साथ पहुंचेगी? यस सर। दोनों तरंगों का एक साथ पहुंचेगी अगर तरंग संचरण वेग समान है तो दोनों तरंगों का वेग अगर समान है तो दोनों साथ पहुंचेगी। दोनों साथ पहुंच गई, मैं बोल दूं दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, मान लो दोनों ने ऊपर उठाना चालू करा, तो मैं बोल दूं ये भी कहेगी ऊपर उठ, ये भी कहेगी ऊपर उठ, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, तो मैं बोल दूं आयाम जुड़ेंगे, संपोषी व्यतिकरण होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर दोनों का ओमेगा अलग अलग हो गया, यदि दोनों का ओमेगा असमान हो गया, समान नहीं हुआ, असमान, ओमेगा असमान का मतलब मैं बोल दूं आवृत्ति असमान, आवृत्ति असमान का मतलब मैं बोल दूं आवर्तकाल असमान। अगर दोनों तरंगों का आवर्तकाल असमान हो गया तो मैं बोल दूं कि इसका आवर्तकाल 2 सेकंड और इसका 1 सेकंड, इसका 2 सेकंड और इसका 1 सेकंड, तो क्या मैं बोल दूं ये जब एक चक्कर पूरा कराएगा या चल छोड़, ये जब आधा चक्कर कराएगा 1 सेकंड में तो बोल दूं इसका 1 चक्कर पूरा हो जाएगा। इसे 1 सेकंड वाले का जब 1 चक्कर होगा तो 2 सेकंड वाले का आधा चक्कर होगा, तो बोल दूं दोनों साथ मिली थी लेकिन ये फास्ट थी, तो ये देख ये फास्ट थी, ये वाली तरंग फास्ट थी, देख ये, तो इसका 1 चक्कर हुआ गया तब इसका आधा ही हुआ, तो बोल दूं दोनों ने एक दूसरे को काटना चालू कर दिया। पहले दोनों जुड़ गई, फिर 1 सेकंड बाद दोनों काटने लग गई एक दूसरे को, तो पहले संपोषी था फिर विनाशी हो गया। तो पहले दोनों की आवृत्ति समान, आवृत्ति असमान होने से कभी संपोषी कभी विनाशी, कभी संपोषी, वापिस देख 2 चक्कर हो जाएंगे इसके, तब इसका 1 चक्कर पूरा हो जाएगा तो फिर 7 हो गए, फिर इसके 3 चक्कर हो जाएंगे तो इसका 2.5 चक्कर, समझ गए? तो 7 विरोध में, तो कभी समान कला में कभी विपरीत कला में, तो कभी संपोषी कभी विनाशी। तो क्या मैं बोल दूं तरंगों की आवृत्ति अगर अलग अलग हुई तो यहां पर कभी उच्चतम तीव्रता कभी न्यूनतम, उच्चतम न्यूनतम, तो बोल दूं कभी तीव्रता बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, तो तीव्रता लगातार बदलती रहेगी क्योंकि आवृत्ति असमान होने से कभी साथ कभी विरोध में, कभी साथ कभी विरोध में। तो दोनों स्रोत से उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान होनी जरूरी है ताकि दोनों के चक्कर साथ चले। अगर दोनों साथ मिली है तो जिंदगी भर साथ रहे, और दोनों एक दूसरे को काट रही है तो जिंदगी भर काटती रहे। तो मैं बोल दूं दोनों स्रोत की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। स्रोत से उत्पन्न तरंगों में प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। ये देख स्रोत से उत्पन्न तरंगों में, अब सुनना, जैसे मान लो मैंने आवृत्तियां समान ले ली दोनों की, दोनों स्रोत की, तो 7 हो गई तो 7 ही रहेगी। पर क्या तुम ये बोल सकते हो 10-10 मीटर से 2 तरंगे छोड़ी तो दोनों में संपोषी व्यतिकरण होगा? क्या इसकी गारंटी दे सकते हो आप? और जिंदगी भर संपोषी रहेगा? हाँ सर आवृत्ति समान नहीं, अगर आवृत्ति समान भी है, आवृत्ति समान भी है, दोनों साथ रहती है, जिंदगी भर साथ रहती है, तो भी प्रारंभिक कला की क्या गारंटी? क्या पता ये तरंग ऊपर उठती हुई उत्पन्न हुई हो और ये भी ऊपर उठती हुई उत्पन्न हुई हो, तो मैं बोल दूं प्रारंभ में समान है और आवृत्ति समान है, तो यहां पे दोनों 0 पे मिली तो जिंदगी भर 0 पे रहेगी, है ना? अब देख ये अगर मान लो 0 से यूं उठी और ये अधिकतम से उठी, ये अधिकतम से, तो क्या मैं बोल दूं कि पहले दोनों 0, पहली तरंगे दोनों से 0 से उत्पन्न हुई आई थी, अब इससे दूसरी तरंग 0 से उत्पन्न हुई और ये अधिकतम से उत्पन्न हुई, तो क्या मैं बोल दूं यहां पे जब मिलेगी तो ये अधिकतम से, तो ये जब ऊपर उठ रही होगी तो ये अधिकतम से नीचे जा रही होगी? अरे बोलो, क्योंकि पथ बराबर है, तो दोनों की संपूर्ण, दोनों ने 10-10 तरंगे कंप्लीट करी, तो एक 0 से ऊंची उठ रही होगी, एक ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो मैं बोल दूं पहले दोनों साथ मिली थी 0, अभी भी आवृत्ति समान है लेकिन एक नीचे जा रही है एक ऊपर आ रही है, एक अधिकतम से नीचे जा रही है, तो कलांतर π/2 आ गया क्योंकि प्रारंभिक कला बदल गई। पहले शुरू की दोनों की पहली तरंगे यूं उत्पन्न हुई थी ऊपर उठती हुई, दूसरी तरंग ये तो यूं उत्पन्न हुई और ये यूं हुई, तो मैं बोल दूं अगर 2 स्रोत स्वतंत्र है तो वो कभी इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि हम अपनी तरंगे कैसे उत्पन्न कर रहे हैं। एक ही
मतलब प्रारंभिक कला बदलती रहेगी। प्रारंभ में पहले 0 थी कलांतर, बाद में π/2 आ गया, तो मैं बोल दूं प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। प्रारंभिक कलांतर सेम नियत होने की गारंटी दो मेरे को। और प्रारंभिक कलांतर नियत होने की गारंटी स्वतंत्र स्रोत कभी नहीं देते। तो दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो स्वतंत्र स्रोत के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा तलों से निम्न में गिर के तरंग निकलेगी, वो तरंग कैसी होगी, उसकी प्रारंभिक कला क्या होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। समझ गए? तो दोनों से प्रारंभिक कलाएं लगातार बदलती रहेगी, तो उनका कलांतर बदलता रहेगा। तो मैं बोल दूं प्रारंभिक कलांतर स्वतंत्र स्रोतों का कभी भी नियत नहीं हो सकता। तो कला संबंध स्रोत तभी प्राप्त होंगे जब एक के दो बनाऊं। देखो, एक ही प्रकाश स्रोत से दो उत्पन्न किए जाए। कला संबंध स्रोत सदैव एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होंगे। तो अब हमारे को कला संबंध स्रोत चाहिए, तो कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। उसके दो बातें, एक तो आवृत्तियां समान हो दोनों स्रोत की, ताकि कभी खुशी तो खुशी, गम तो गम। अतः जहां पे तीव्रता अधिकतम हो वहां जिंदगी भर अधिकतम रहे, जहां न्यूनतम है जिंदगी भर न्यूनतम रहे, समय के साथ बदले ना। तो ध्यान रखना, तो दोनों स्रोत से उत्पन्न आवृत्ति समान होनी चाहिए। और दूसरा, स्रोत से उत्पन्न तरंगों में प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो कला संबंध स्रोत हो गए। दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबंध नहीं हो सकते, बता दिया मैंने। अब एक के दो बनाने की विधियां, सुनो। तो अब मेरे को एक के दो बनाने, अभी मैं व्यतिकरण के बारे में और बात करूंगा। एक के दो स्रोत बनाने की विधियां यही लिख देता हूं, है ना, कला संबंध स्रोत बनाने की विधियां, है ना, कला संबंध स्रोत बनाने के तरीके देखो, एक तो यंग द्विस्लिट, डबल स्लिट, है ना। तो एक तो देखो यही बता रहा हूं, ये एक के दो बनाने के क्या होता है, दो होल कर दो, दो पिन होल कर दो, यहां स्रोत रखो, दो पिन होल कर दो, तो ये बन गए एक के दो। ये YDAC प्रयोग है ना, ये एक के दो बन गए। ठीक है क्या? ये YDAC पहला। दूसरा, एक के दो बनाने के और तरीके देख, है ना। एक होता है लोयड मिरर, ये YDAC, है ना। दो स्लिट बना दी एक पर्दे पे, एक लोयड दर्पण। सर ये क्या होता है लोयड दर्पण? बताता हूं। यहां जैसे समतल दर्पण रख दिया और ये स्क्रीन रख दी, ये स्रोत रख दिया, ये है ना। तो ये स्रोत से जाएगी, ये प्रकाश एक तो परावर्तित प्रकाश होगा और एक डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट प्रकाश तो यहां से आता हुआ लगेगा और परावर्तित प्रकाश यहां से आता हुआ लगेगा क्या पीछे से? तो मैं बोल दूं एक तरीके से, अगर इनमें पथांतर, तो मैं बोल दूं एक डायरेक्ट आया प्रकाश और एक टकरा के जो आया उसको पीछे से आता, मान लो तो SS देश, तो ये SS देश, ये तो ये एक के दो बन गए। ये तो दर्पण से, ये लोयड दर्पण, ये ठीक है। तीसरा, ये लोयड दर्पण। तीसरा हो जाएगा बेटा फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म, फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म। ठीक है, फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म। अब देखो फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म में ये सब अपन पढ़ेंगे बेटा डिटेल में। अभी तो मैं सिर्फ विधियां बता रहा हूं एक के दो बनाने की। हम कह रहे हैं ना जैसे दो स्वतंत्र स्रोत नहीं लेने, एक के दो। तो अब देखो इसमें जितनी भी किरणें गिरेगी ये, ठीक है, ये तो ये ऊपर वाली किरणें सब यहां से आती हुई लगेगी आपको। ये ऊपर वाली किरणें सब यहां से S1 से, ये देखो ना, ये किरणें ये सब पीछे से, और ये नीचे जो ये गिरी है ये सब यहां से आती हुई लगेगी। ये तो ये एक के दो, इस स्रोत के दो। तो यहाँ पे जो अध्यारोपण होगा, ये देखिए ये ओवरलैपिंग एरिया, ये यहाँ जो अध्यारोपण होगा, ये देखिए इससे आने वाली किरणें सब यूं फैली और इससे आने वाली नीचे वाले प्रिज्म पे गिरने वाली। तो द्विप्रिज्म में दो प्रिज्म होते हैं जिनके आधार एक जगह रखे हैं, ऐसे लगा देते हैं उन प्रिज्मों को। ऊपर गिरने वाली तरंगें सब यूं आएगी और नीचे वाली गिरने तरंगें यूं आएगी। तो ये अध्यारोपित क्षेत्र है, ये तरंगें यहाँ से आती हुई लगेगी और ये यहाँ से आती हुई लगेगी। तो ये S1 S2 दो स्रोत हो गए। तो ये S1 S2 दो स्रोत हो गए, इनके मध्य की दूरी को स्मॉल d बोल दूंगा। ये आगे तो फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म से एक के दो स्रोत बना सकता हूं मैं।
ठीक है, लोयर दर्पण से ये परावर्तन द्वारा एक दूसरा स्रोत, ये तो एक डायरेक्ट किरण आ रही है यहाँ से, तो एक के दो स्रोत बना सकता हूँ। वाईडीएसी में दो पिन होल करके दो स्रोत बना सकता हूँ। स्लिट बनाओ चाहे पिन होल बनाओ, एक ही बात है, स्लिट भी काट सकता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक के दो स्रोत बनते हैं, यहाँ पे स्लिट भी काट सकते हैं अपन, यूं। क्लियर है क्या ये? तो एक के दो स्रोत बनाने की विधियां है। तो ये अपन ने कला संबंध स्रोत बनाने की विधियां हो गई। अब देखो, व्यतिकरण प्रारूप, स्थायी व्यतिकरण प्रारूप की आवश्यक शर्त। स्थायी व्यतिकरण, याद है मैंने बताया था, स्थायी व्यतिकरण में जहां तीव्रता जो आ जाएगी वो फिक्स होगी। व्यतिकरण की आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त, ठीक है। तो अपन सारे पॉइंट लिख लेते हैं, आवश्यक शर्त, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा कि पहला स्रोत से तरंग लगातार उत्पन्न होनी चाहिए, लगातार उत्पन्न होनी चाहिए, उत्पन्न होती रहनी चाहिए, सही बात है। थोड़ी देर बाद अगर मान लो लाइट का स्विच ही ऑफ कर दोगे तो फिर क्या रहनी चाहिए, फिर कहां से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, ठीक है। सेकेंड, स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, स्रोत यानी कि एक के दो स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे को गारंटी दो कि कला समय के साथ बदले नहीं बिंदु की, जब कला नहीं बदलेगी तभी तो जहां अधिकतम बनेगी तीव्रता वहां अधिकतम और जहां न्यूनतम कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, तीसरा, स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात। अच्छा व्यतिकरण चाहिए था, अच्छे व्यतिकरण, ये तो हो गया स्थायी व्यतिकरण। अच्छे, अब सर अच्छे में क्या बताता हूं, अच्छे व्यतिकरण के लिए, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रारूप के लिए, प्रारूप सर ये अच्छे व्यतिकरण क्या है प्रारूप के लिए, ठीक है। अभी देख, ये जो कला संबंध पढ़ा था इसमें कई बच्चे मेरे पास आ जाते हैं सर आयाम भी समान होना चाहिए, हमने कहीं पढ़ा नहीं है ना, एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किए जा सकते हैं, आवृत्ति समान, आयाम समान हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आयाम समान या असमान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे व्यतिकरण प्रारूप के लिए है ना कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध में वो हो गया ना ω1 बराबर ω2, वह डेल फाई प्रारंभिक इनिशियल बराबर नियत बराबर फिक्स, ये दोनों बातें आ गई। क्या आवृत्ति समान होनी चाहिए और प्रारंभिक कलांतर फिक्स होना चाहिए अच्छे व्यतिकरण प्रारूप के लिए। पहला आयाम समान, दोनों तरंगों के, दोनों तरंगों यही लिख दो, अध्यारोपित होने वाली, अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, ध्यान रखना, कला संबंध के लिए आयाम समान नहीं, लेकिन अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो आयाम समान होना चाहिए। सर क्यों ऐसा बोलते हैं हम कि अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम समान होना चाहिए, A1 बराबर A2, बताता हूं क्यों। क्योंकि जहां पर संपोषी होगा वहां आयाम जुड़ जाएंगे तो A प्लस A2 हो जाएगा, और जहां विनाशी है वहां A माइनस A0 हो जाएगा, तो तीव्रता शून्य मिलेगी। तो जहां पर अधिकतम मिलेगी वहां तीव्रता अधिकतम मिलेगी, और जहां न्यूनतम मिलेगी वहां 0। तो मैं बोल दूं जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी वहां 0 आ जाएगी, तो ये शून्य तीव्रता, शून्य तीव्रता। तो जहां न्यूनतम होगी वहां शून्य तीव्रता, और जहां अधिकतम होगी वहां आई मैक्सिमम होगी। क्लियर है क्या? तो कहीं पर अधिकतम और कहीं पर शून्य। क्लियर है क्या? तो ये A1 बराबर A2, ठीक है। अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, सेकेंड है ना। तो अच्छे व्यतिकरण प्रारूप में अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, आयाम समान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए, एक वर्णी। अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। सर क्यों स्रोत होना चाहिए? सर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत होगा बेटा, जैसे लाल कलर हो गया, अगर आपने सिर्फ लाल रंग लिया, एक वर्णी मतलब एक लेमडा, तो लाल रंग लिया तो जहां लाल के लेमडा का पूर्ण गुणज होगा वहां संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होंगे, तो वहां लाल रंग आ जाएगा, और जहां विनाशी होगा वहां 0 आ जाएगा। तो एक ही रंग दिखेगा पूरे पर्दे पर। लेकिन तेने 2 लेमडा भी ले लिए, जैसे लाल और नीला, तो कहीं पर लाल का संपोषी व्यतिकरण होगा, कहीं नीले का, कहीं दोनों का मिक्स, तो कलर कहीं लाल कहीं नीला कहीं मिक्सचर, तो समझ में ही नहीं आएगा पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो आप। ये तो 2 की बात हुई। अगर पूरी व्हाइट लाइट ले लोगे तो बड़ा अजीब से पूरी रंग बिरंगी स्क्रीन हो जाएगी, तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा कि कहां किसका संपोषी है कहां किसका विनाशी है।
तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तो अच्छा व्यतिकरण और व्यतिकरण में अंतर है बेटा, अच्छे व्यतिकरण और व्यतिकरण में अंतर है। स्थायी व्यतिकरण के लिए तो कला संबद्ध हो, अच्छा व्यतिकरण होने के लिए आयाम समान होना जरूरी नहीं है। व्यतिकरण तो तब भी होगा जब आयाम असमान हो, तो व्यतिकरण के लिए नहीं, व्यतिकरण के लिए तो सिर्फ ये जरूरी है कि कला, मतलब अच्छे व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण भी अच्छे व्यतिकरण के लिए जरूरी है स्रोत कला संबंध हो, मतलब ओमेगा समान हो और प्रारंभिक कला नियत हो, ताकि जहां जैसे मिले वहां वैसे ही रहे, और स्रोत की तरंग से लगातार तरंगें उत्पन्न होनी चाहिए। ये तो व्यतिकरण होने के लिए जरूरी है। अच्छा होने के लिए आयाम भी समान होने चाहिए। अगर आयाम असमान होंगे तो आप उसको अच्छा व्यतिकरण तो नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां विनाशी व्यतिकरण होगा वहां शून्य तीव्रता नहीं मिलेगी, तो पूरे पर्दे पे मुझे समझ में नहीं आएगा कहां तीव्रता बहुत कम है और कहां बहुत ज्यादा है। और जहां विनाशी पे 0 हो जाएगी वहां तो साफ बोल दूंगा मैं कि काला धब्बा बन गया। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। चलो आ जाओ, अब देखो कुछ क्वेश्चन करके समझते हैं इन बातों को। और 4-5 क्वेश्चन पहले कर लिए थे अपन ने। इधर देखो, जैसे मैंने लिखा y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, y2 बराबर 2a साइन 2 ओमेगा टी, y3 बराबर 2a साइन ओमेगा टी, y4 बराबर a साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ये ओमेगा टी करता हूं, ये बोल रहा, ये रंदा चला सब। हाँ, मेरा क्वेश्चन सुनना। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी तरंगों में, कौन सी तरंगों में, है ना, यूं समझ, हालांकि एक स्रोत से उत्पन्न नहीं होगी, है ना, अपन ये मान रहे एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई, है ना, कौन कौन सी तरंगों में, अरे मैं मान रहा हूं कि एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई, है ना, हालांकि ऐसा होने से, पर अब ये समझ लो मैंने ये कला संबंध बनाई है, कौन कौन सी तरंगों में बनाने की कोशिश करी है, मतलब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है, मान लो तरंगों में, स्थायी से तरंगों से स्थायी व्यतिकरण। देख मेरा क्वेश्चन सुनना, स्थायी व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, प्राप्त प्रारंभिक कला नियत है, ये समझ लेना, प्राप्त होगा यदि प्रारंभिक कला नियत है, यदि डेल फाई इनिशियल नियत मान ले, फिक्स मान ले, सभी के मध्य फिक्स माने, है ना, डेल फाई बराबर फिक्स माने, है ना, इनिशियल प्रारंभिक कलांतर नियत मान लो, है ना, वो लफड़ा नहीं लेना अपने को। ए, है ना, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा y1 व y2 में, y1 व y2, बी पहला y1 व y2, सेकेंड y1 व y3, सी y1 व y4, डी बी व सी दोनों। बोलो किस किस में स्थायी व्यतिकरण प्रारूप, मतलब स्थायी व्यतिकरण मतलब समय के साथ बदले नहीं, जहां उच्चतम मिले वहां उच्चतम, जहां न्यूनतम मिले वहां न्यूनतम अध्यारोपण के पश्चात, मतलब तीव्रताएं जो है वो समय के साथ बदले नहीं। क्या इन दोनों में व्यतिकरण हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओमेगा अलग अलग है। याद है व्यतिकरण की पहली शर्त है कला संबंध होने चाहिए, तो प्रारंभिक कला तो तुमने फिक्स दे दी मुझे, लेकिन समय के साथ ओमेगा अलग अलग होने से तीव्रता बदलेगी। जहां दोनों साथ मिले वहां थोड़ी देर बाद अलग भी हो जाएंगे, साथ अलग लफड़ा रहेगा, तो बोल दो ये गलत है। अच्छा y1 व y3 इन दोनों में बताओ, y1 व y3, तो बोल दो दोनों का ओमेगा समान है, तो मैं बोल दूं ये दोनों का ओमेगा समान है, तो मैं बोल दूं ये दोनों तो कला संबंधी हुए, है ना, तो ये दोनों कला संबंध है। अच्छा क्योंकि ओमेगा समान है, फिर y1 व y4, हाँ y1 व y4 में भी देखो ओमेगा समान है और प्रारंभिक कला नहीं है, तो दोनों कला संबंध हो गए, तो y1 व y4 में भी होगी। सर आयाम तो इनमें अलग अलग है, होने देना, इनमें आयाम अलग अलग है, तो सर इन दोनों में व्यतिकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आयाम अलग अलग है तो विनाशी पे शून्य तीव्रता नहीं होगी, तीव्रता कुछ मिल जाएगी, पर व्यतिकरण तो होगा और स्थायी होगा।
भाई विनाशी पे 2a माइनस ए आयाम मिलेगा तो आयाम मिलेगा, और संपोषी पे 3a मिलेगा तो संपोषी पर आयाम 3 है, विनाशी पर a मिलेगा, लेकिन समय के साथ बदलेगा नहीं, तो बिल्कुल दोनों में होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर डी। डी क्लियर है क्या? तो न बी न सी, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अब इसी में सुनो, उपरोक्त प्रश्न में एग्जाम्पल 6, उपरोक्त प्रश्न में अच्छे व्यतिकरण प्रारूप के लिए, अच्छे व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा व्यतिकरण प्रारूप बोलो के लिए बोलो क्या होगा, कौन कौन अध्यारोपित हो, किसका व्यतिकरण हो, अच्छे व्यतिकरण। अब अच्छे व्यतिकरण प्रारूप का क्या मतलब है कि आयाम भी समान हो, तो मैं बोल दूं अब आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका और इसका व्यतिकरण होगा, हाँ होगा, इसका भी होगा, पर अच्छा इनका होगा, तो बोल दूं y1 एंड y4, तो आंसर हो जाएगा सी। तो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी। अब डी नहीं होगा क्योंकि y1 और y3 का अच्छा व्यतिकरण नहीं है, अच्छा व्यतिकरण तो y1 व y4 में। तो मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गई कि स्थायी व्यतिकरण और अच्छे व्यतिकरण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन सब समझा देगा। स्थायी व्यतिकरण तब होगा जब कला संबंध स्रोत हो, ठीक है, ना आयाम समान होना जरूरी है, ना एक वर्णी होना जरूरी है। व्यतिकरण तो मिलेगा स्थायी, पर अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो आयाम भी समान होना चाहिए और कला संबंध भी होना चाहिए। तो व्यतिकरण हो ये देखना है तो ओमेगा समान हो, मतलब व्यतिकरण का मतलब स्थायी व्यतिकरण हो तो ओमेगा समान होना चाहिए, प्रारंभिक कला नहीं है तो नहीं चाहिए, और अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम भी समान होना चाहिए। सर समझ में आ गया? तो ये व्यतिकरण। अब व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग दो या दो से अधिक तरंग अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग उनके सदिश योग के परिणामी तरंग उनके सदिश योग द्वारा दी जाती है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या? y नेट बराबर y1 प्लस y2 डैश, ठीक है। तो जितनी भी तरंगें मिलेगी उनका परिणामी उनका सदिश योग हो जाएगा, है ना, एक ही दिशा में जुड़ जाएगी नहीं, ठीक है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण देखो, यदि किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होने वाली तरंगे y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी व y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। ये एक व दो, ये दो तरंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित हुई, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी व y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। ये दो तरंगे अध्यारोपित हुई किसी बिंदु पर, ठीक है। देख लेता हूं किताब में सेम लिखे हुए, हाँ दोनों ने ये दोनों अध्यारोपित हुई। अब अपने को वहां परिणामी तरंग निकालनी और दोनों y दिशा में अध्यारोपित SHM कर रही है, तो बोल दो ये समान दिशा में तो सदिश योग में सीधा जुड़ जाएगी। अच्छा क्या बताओ दोनों में से कौन सी तरंग आगे इनमें से बताओ, तो बोल दो y2 वाली तरंग आगे फाई कोण से, तो बोल दो y1 वाली तरंग से y2 वाली तरंग फाई कोण से आगे। क्लियर है? तो देखो तो परिणामी तरंग क्या बनेगी, y नेट बराबर
y1 प्लस y2 अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से। क्या है अध्यारोपण सिद्धांत? परिणामी योग ऐसे देते हैं सिद्धांत से। ये अब यहां समीकरण 1 में 2 से बोलो y नेट बराबर लिख दो यहां a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको मैं फैला दूं तो यहां से कितना आ जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कोस, यार साइन ओमेगा टी कोस 5, साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन 5। बोलो तो a1 साइन ओमेगा टी, फिर यहां आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5। अब इसको अपन जमा के लिखेंगे तो मैं बोल दूं साइन ओमेगा टी वाला एक साथ कर दो तो यहां आ जाएगा y नेट बराबर a1 प्लस a2 कोस 5 और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 कोस ओमेगा टी। क्लियर है ये? तो ये आ गया साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। अब इसको एक पद में लिख सकते हैं, इतनी रामायण में नहीं कहूंगा। एक सूत्र होता है बेसिक मैथ से, बेसिक मैथ से, बेसिक मैथ से, बेसिक गणित से एक सूत्र था a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस साई, साइन थीटा प्लस साई। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस साई, ये सूत्र होता गणितीय विश्लेषण से। ये ठीक है। तो अब इसको एक पद में लिखूंगा तो मैं बोल दूं ये a साइन थीटा का गुणांक ये नियतांक हो गया a और ये b, तो बोल दूं इसको एक रूप में लिखूंगा तो y नेट बराबर कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर, तो यहां से a1 प्लस a2 कोस 5 का स्क्वायर प्लस a2 साइन 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ गया ये, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन, साइन ओमेगा टी प्लस साई, है ना? क्लियर है? अरे बोलो। तो यहां से मैं चाहे तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, ये यहां गया, ये यू भी लिख सकता हूं मैं, जहां ये लिख दो y नेट बराबर a नेट साइन ओमेगा टी प्लस साई, है ना? ये सूत्र लगा गया, जहां a नेट बराबर a1 प्लस a2 कोस